बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। MQM इजलास और कायदीन की ऑडियो लीक्स। मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। पीपल्स पार्टी कहती है MQM का मैंडेट 100% जाली है। मुस्तफ़ा कमाल, हमारा मैंडेट 100% जाली है तो कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनका मैंडेट 200% जाली है। गवर्नर सिंध की मुबैना ऑडियो लीक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान ने हलफ उठा लिया। ऐवान में शदीद बदनज़मी। बलोचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब 58 अराकीन ने भी हलफ ले लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस पर फैसला महफूज। अगर हमें मखसूस नशिस्तें ना मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अली जफ़र का ऐलान। सबसे पहले आपको मुस्तफ़ा कमाल साहब और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की एक ऑडियो आई है, वो सुनाते हैं। मीटिंग कर रहे हैं, जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में, तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का। उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिखकर बात हुई उनसे। 2 चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक ये कि वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, पीएमएल कह रही है, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें ना, क्योंकि नंबर पूरे हैं। हमारा 100% वाला है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसी भी पार्टी मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी। प्रेशर उनका सिर्फ एक है, वो ये कि जाहिर है दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए और उनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का अहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उनको ये पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमक्यूएम को ना हो, और अगर वो भी तो वो ना हो जो वो उनमें डाल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि चाहे गवर्नरशिप हो उसका फैसला एमक्यूएम पाकिस्तान में, उसकी वो गुनाह बेनज़र वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं। वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा ले और हम हुकूमत का हिस्सा भी हो, वोट भी दें, तो फिर हमारा अशर और बुरा होने वाला है। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद होंगे MQM की तरफ से रेहान हाशमी, GDA से सारा बानू साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। रेहान हाशमी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स का मौसम आया है, ये क्या हो रहा है सर? ये क्या ऑडियो हैं और क्या वीडियोज़ हैं? इसके पीछे क्या महरक़ात हैं? कौन है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एमक्यूएम के राब्ता कमेटी की इंटरनल मीटिंग और वो जो ब्रीफिंग सेशन था जिसमें जो मुशावराती टीम है उसने जो डायलॉग किया और उसके डायलॉग के नतीजे में होने वाले जो आउटकम थे उसकी डिस्कशन का एक फोरम था जिसमें मुबाहिसा होना था, वो डायलॉग और नेगोशिएशन होनी थी। वहां पर जो कुछ हुआ उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। और एमक्यूएम में मुशावरती अमल आपके इल्म ही होगा कि डिस्कशन भी होता है और उसमें तमाम चीजों को, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, तमाम चीजों को डिस्कस करने के बाद उस मुशावरती अमल को हतमी शक्ल दी जाती है, फिर कारकुनान की सतह तक भी जाया जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक चीज की गई जिसकी जानिब से की गई, और आई बिलीव कि इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जो चीज हम मीडिया पे भी आके कहते रहे और पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं जिनको हजम नहीं होता अमूमी तौर पर, तो वो मुख्तलिफ फोरम पर आकर ये बात करते हैं कि भाई ये तो जाली मैंडेट है। तो भाई उस वक्त मुस्तफा कमाल भाई ने बहुत ही वाज़ेह तौर पर इस पर मौक़िफ़ दिया कि जनाब वो गिला शिकवा ना सिर्फ मीडिया पे करते हैं हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त, बल्कि मुस्लिम लीग नून से भी उन्होंने इस बात का गिला शिकवा करते रहे। तो उस पर हमारा बहुत ही क्लियर स्टांस था कि जनाब हमने तो अपनी उन सीटों को रिटेन किया है जिसको हम क्लेम करते थे, जिसपे हम रिवायती तौर पर जीत कर आते थे, और जो सूरत हाल नंबर गेम्स के हवाले से वो आपके सामने भी है। इसमें देखिए ढकी छुपी कोई चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ ये अलबत्ता तशवीशनाक थी बात कि एमक्यूएम की इंटरनल मीटिंग के हवाले से जो चीज किसी भी दबाव के तहत, प्रेशर या लालच के तहत किसी भी फर्द ने की गई, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है जो लीडरशिप थी उसने ट्रैक भी कर लिया है इसको। रेहान हाशमी साहब, ये क्यों ऐसा तासुर है कि MQM ब्लैकमेल करती है? MQM जब भी किसी हुकूमत की इत्तेहादी होती है तो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर हुकूमत के साथ सौदेबाजी की जाती है, ये तासुर क्यों है? आप भी कौमी असम्बली के बड़े अहम MQM के मेंबर। मैं हजूर वाला, आप जब इस इदारे में जिस इदारे में अभी आप काम कर रहे हैं एंकर बन के, या कोई और भी हो,
तो आपने क्या अपनी तनख्वाह के ऊपर डायलॉग नहीं किया था? क्या इंसेंटिव्स के ऊपर डायलॉग नहीं किया? आपकी अपनी सलाहियतें, आपका अपना कैपेसिटी, तालीम और एक्सपोजर, तो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज का खान साहब जो हैं वो जुम्मे का खुतबा पढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो आपस में डायलॉग कर रहे हैं तो वो किस काम के लिए कर रहे हैं? और अगर हम डायलॉग अगर एमक्यूएम करती है तो बुरा क्यों लगता है? और हम अगर जीत कर आते हैं और जीत कर आने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ सर्व करना चाहते हैं तो उसमें बुराई की क्या बात है? क्या हमारे पास अगर इख्तिदार हो, दीगर के पास हो, और हमारे पास हम जीतने के बावजूद भी ना लें, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो मेरा ख्याल है कि ये तो सिर्फ एक पॉइंट क्रिएट करने वाली बात है कि भाई आप क्यों कर रहे हो भाई? तो क्या भोले बादशाह बन के बैठे रहे? वो भाई जीत कर आए हैं, इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन लड़ता ही आदमी इसलिए कि जीत कर आए, इक़्तिदार में आए, ताकि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो मसले हैं उनको रिजॉल्व कर सके। और एमक्यूएम का बड़ा ही क्लियर मौक़िफ़ था हुजूर कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्योंकि उसमें आप लोगों के जरिए ही हम पहुंचाएंगे अवाम तक कि जनाब ये है अवाम की बुनियादी हकूक की बात, जिसमें हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। रेहान हाशमी साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। सायरा बानू साहिबा, ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स आई हैं, एमक्यूएम कहते हैं कि हमने नशिस्तें जीती हुई हैं, जीडीए, पीपल्स पार्टी सब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि धांधली हुई है, एमक्यूएम को ये मैंडेट नहीं मिला। हाँ जी, जो कुछ आपके सामने ही है, वो कहते हैं कि उठ शाह हुसैना वेख ले असी बदली बैठे वोट। तो ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स आ रही हैं, इससे क्या तासुर जा रहा है? ये कहाँ पे मामलात जा रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? ये हो क्या रहा है वैसे? जी, हमारे पाकिस्तान में जो मैंने देखा है कि जब ये ऑडियो लीक्स हो या किसी का ज़मीर जागे, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। किसी ना किसी चीज को दबाने के लिए, किसी ना किसी चीज को हवा देने के लिए ये सब चीजें होती हैं। टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं। ये अब जिस टाइम पर कि जिस वक्त की हुकूमत बनने जा रही थी और पीपल्स पार्टी ने वाज़ेहन कह दिया कि हम एमक्यूएम को किसी वजारत में हिस्सा नहीं देंगे, और अभी मेरे भाई ने बहुत अच्छे तरीके से मुकदमा लड़ा और पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। बात यह है कि जो ऑडियो लीक्स हुई है वो उसकी डिटेल आवाम जानना चाहेगी, बजाय कि ये नहीं कि आपकी राब्ता कमेटी के अंदर कौन घुसपैठिया था कि जिसने ये ऑडियो लीक्स किए हैं। ये तो वही बात हुई कि चलो ठीक है, इज्जत गई तो गई, शुक्र है फांसी नहीं हुई। तो ये तो बात नहीं हुई ना। तो ये अवाम को बताया जाए, अगर बकौल इनके अवाम ने इनको मैंडेट दिया है तो फिर ये कैसे अवाम को डिलीवर करेंगे? और जिस तरीके से आपने बोला है, हम साथ ही इत्तेहादी रहे हैं, और जो भी मुस्लिम लीग काफ का और एमक्यूएम का जो उस 3.5 साल में भी जो भी किरदार रहा है वो भी मेरी आंखों के सामने ही था। और अभी भी देखिए क्या होता है, क्योंकि जिस वक्त ये पीडीएम की गवर्नमेंट में इसके आने से पहले थे तो वो एक हमेशा अवाम के जज्बात उभारना, फिर वसीम अख्तर साहब की बातें कि कोई सिंधी टोपी अगर पहन कर आएगा तो वो टोल प्लाजा से पीछे ही उतार कर आएगा, फिर उसके बाद पता चला कि ये जी 1 महीने बाद वापस से बामी शेरो शक्कर हो गए। तो मैंडेट पर तो देखें, अगर आप मुझसे गैर जानिबदार होकर पूछें तो तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, क्योंकि इस 16 माह में जो वोट बैंक हुआ है वो बेतहाशा मुतासिर हुआ है। और अभी भी अगर कोई है वहां पर वोट बैंक तो वह एमक्यूएम लंदन का है, इनका खत्म हो गया है। क्योंकि मेरे ख्याल में कराची की जो आवाम है, जो हमारे भाई हैं, मैं तो महाजर उनको नहीं कहती, कि जाहिर है वो हमारे साथ ही, और वो कहते हैं ना कि देरीना पुरानी निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे, ये तय हुआ था। तो महाजर कहना नहीं चाहिए था, इसलिए मैं कहती नहीं हूँ। शौकत यूसुफजई साहब, मैं आपसे बड़ी एक अहम बात करूंगा। जरा मैं शौकत यूसुफजई साहब की तरफ जा रहा हूँ। शौकत साहब, ऑडियो वीडियोस आ रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात ऑलरेडी तहरीके इंसाफ के भी हैं बहुत ज़्यादा। पिछली हुकूमत में आपके मेन इत्तेहादी भी एमक्यूएम वाले थे। ज़रा थोड़ा सा समअप करिएगा चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे तो बहुत सारे इत्तेहादी थे, वो सारे जब उनको कहा गया कि जी छोड़ दें तो छोड़ के चले गए। तो देखिए, हमने सियासत करनी है तो फिर सियासी नजरे होते हैं, उस नजरे के तहत सियासत होती है। बदकिस्मती से यहाँ पे ऊपर से ऑर्डर आता है और ऊपर से ही लोग फिर अपने वो नजरे भी चेंज हो जाते हैं, सब कुछ। फिर तो वो आपने देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात करूं कि देखें, ये ऑडियो लीक जो हुए हैं ये वैसे नहीं हुए हैं, इसके पीछे बहुत सारे महरिकात होंगे। जिस तरह सायरा बानो साहिबा ने कहा, इसके जरूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। क्या इस इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं हुई है?
ये तो सारे लोग, ये तो बिल्कुल आम आदमी, बात स्ट्रीट का बंदा भी जो है ना, वो चलते वो भी कह रहा है कि जी धांधली हुई है। सबको एहसास हो रहा है कि किसका मैंडेट चोरी हुआ है। तो जब एक इजलास के अंदर बैठकर इस तरह की बातें होंगी तो वो तो देखें, शकूक तो फिर हकीकत में बदल जाते हैं ना। तो इसका तो इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। इस पे क्यों खामोश रहा जा रहा है? जो मुक्तदर हल्के हैं उनको चाहिए कि उसको इन्वेस्टिगेट करें और ये कौम को बताएं कि ये क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। ये तो बिल्कुल रेहान साहब को मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, इन्होंने तो बड़े अच्छे अंदाज में वो कर दिया, वेल लेफ्ट कहते हैं ना जिस तरह, तो वेल लेफ्ट करके इन्होंने अपनी जान तो छुड़ा ली। लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इसका तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, इस तरह कोई और पार्टियां भी कह रही होंगी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। तो मैंडेट किसने चोरी किया है? अगर पीपल्स पार्टी को इस 200% अगर उनको जाली वोट पड़ा है तो फिर ये किसने डाला है? कौन है ये लोग? देखे ना, जमहूरियत तो कमजोर हो रही है। आप मुल्क कहते हैं कि जमहूरियत मुस्तहकम होगी, अमन आएगा तो फिर मईशत बेहतर होगी, फिर पाकिस्तान चलेगा। तो यहाँ तो इलेक्शन के अंदर कोई जमहूरियत को छोड़ ही नहीं रहा है कि वो मजबूत हो जाए, मुस्तहकम हो जाए। अगर धांधली से असम्बलियां बनानी है तो फिर इस एक्सरसाइज क्यों करा रहे हैं? क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं इस मुल्क का? फिर तो वही कंटिन्यू करते। किसने क्या कहना था? वही सेटअप रहता शहबाज शरीफ वाला, जो $150 से डॉलर ऊपर 300 पे ले गए, जो मतलब ये कि आटे की बोरी जो है वो 900 से 3000 पे ले गए। तो ये अवाम को भी तो कोई जवाब देना होगा ना। शौकत साहब, केपीके में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है। अब तो आज आप लोगों ने ओथ भी वहाँ पर ले लिया। कोई मुश्किलात हैं? और आज जो असेंबली में वाक़या हुआ, ज़रा वो भी थोड़ा सा बताइएगा कैसे वो वाक़या हुआ, और हुकूमत साजी के अंदर यानी फर्दर वे अहेड जाने में कोई मुश्किलात हैं आपको? नहीं जी, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किलात नहीं है। हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चीफ मिनिस्टर की नामजदगी हो चुकी है और सारे लोग उनके साथ खड़े हैं, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। और अब तो वो सारे सुन्नी इत्तेहाद में चले गए। 1991 इस तरह के हमारी स्ट्रेंथ है वहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और जो आप असेंबली की बात कर रहे हैं, ये तो देखे जमहूरियत का होसा नहीं होता है। वर्कर को कौन रोक सकता है? उनके जज्बात को कौन रोक सकता है? ये जज्बात थी, खुशी थी, जो जिस तरह उन्होंने हालात देखे इलेक्शन के अंदर कि कैंपेन नहीं करने दिया गया, क्या क्या दबाव था, इसके बावजूद जो है ना हमारे इतनी बड़ी स्ट्रेंथ आई है। तो लोगों ने खुशी का इजहार किया है, लोग आए। वो काफी लोग तो कुछ तो आपने टीवी पे देखे, इससे ज्यादा तो बाहर सड़कों पे थे। इससे बाहर जो है ज्यादा जो थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, आपने हमें वक्त दिया। रेहान हाशमी की तरफ जाता हूँ। रेहान साहब, कैसा इत्तेहाद बनने जा रहा है? गवर्नरशिप ले रहे हैं, वफाक के अंदर भी कुछ वजारतें आपके हिस्से में आ रही हैं, क्या बातचीत हो रही है इस वक्त? लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं? आपकी बात को एड्रेस करूं, मुख्तसर सी एक बात कहूं। मेरी बहन ने एक बात कही कि मुहाजिर क्यों कहलवा रहे हैं। तो भाई, हमें अगर मटरवे मक्कड़ नहीं कहा जाता तो शायद हम मुहाजिर भी ना बनते। अगर सारे पाकिस्तानी होते यहाँ पर तो बेहतर ये है कि सारे पाकिस्तानी बने और अपनी अपनी आइडेंटिटी भी है कि पूरा एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है और एक दूसरे का एहतराम भी करें। पीसफुल को एग्जिस्टेंस की तरफ जाएं। ये सरजमीन हमारे पास गुलदस्ता है और सबकी एग्जिस्टेंस का एहतराम करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी चीज ये, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि 2018 में मैंडेट का मसला हो, जो लोग हम उस समय क्लेम कर रहे थे, या आज के इलेक्शन के बाद मैंडेट का मसला हो, तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए और तमाम चीजों के बारे में होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी के हवाले से शौकत साहब ने बात की, देखें क्यों ना हो, जब आप किसी हारी को मरूब करने के लिए, मायल करने के लिए जमीनों पे पानी छोड़ दें और निजी जेलें, क्या भूल गए आप कि निजी जेलें कहां से दस्तयाब होती हैं? क्या वडेरा शाही, वडेरा कल्चर को खत्म करने की क्यों बात करते हैं और उनको दबा दिया जाता है? कौन है जो कि किंगडम चला रहे हैं? भाई, ये कोई जमहूरियत है या किंगडम चल रही है, मोनार्की चल रही है? बाप बेटा और उसका मतलब ये क्या तरीका है? ये कौन सा मुल्क है भाई? ये आप मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? पहले तो तय करें ना कि डेमोक्रेसी चलानी है या किंगडम चलानी है, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें इस तरह की माइंडसेट का मसला है। अच्छा, अब हुकूमत साजी का मामला है भाई, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, जो सूरत हाल पिछले 75 सालों से इस मुल्क की है, लंगड़ा लूला जैसा निजाम है, जहां पर एक दूसरे की टॉलरेंस
आदम बर्दाश्त वाला मामला है, और जिसका जब जोर चलता है दूसरे को दबा देता है। तो भाई यहाँ पर फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो, ग्रुप हो, ग्रोह हो, अपने आप को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लार्जर कैनवस पे कोई नहीं सोच रहा होता। लार्जर कैनवस पे उसको मुल्क को किस सिमत में लेकर जाना है। हाशमी साहब, अगर मुस्तफा कमाल साहब पीपल्स पार्टी के मुताबिक अगर मुस्तफा कमाल साहब 2 महीने पहले ही बता देंगे कि मैं इलेक्शन जीतने वाला हूं, तो डेफिनेटली तहफुजात तो होंगे। पहले लोग बता देते हैं वजीर आजम होने वाला हूं या सदर होने वाला हूं, तो ये तो मुस्तफा कमाल भाई ने तो एक एग्जम्पशन किया, तो उसमें क्या बुरी बात है। अच्छा, ये सवाल तो यही होता है ना कि भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का हक भी बनता है कि इवेल्युएट करें, मिसमराइज करें, एक इंप्रेशन क्रिएट करें। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। लेकिन असल काम ये नहीं है कि इख्तिदार हासिल करें भाई, असल काम तो से तो बहुत दूर है। इख्तिदार के हसूल के लिए जायज नाजायज निजी जेलें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जाली FIR, पाबंद सलासल और बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन असल काम क्या है भाई आपका? असल काम तो ये है पाकिस्तान को किस रुख में डालना है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किस तरह करनी है, क्या फ्यूडलिज्म के निजाम के तहत और अर्बन एरियाज, अर्बन क्वार्टर्स को अलहदा रखना है, फ्यूडल क्वार्टर्स को अलहदा रखना है, क्या तालीमी निजाम निसाब के ऊपर हायर एजुकेशन को हर सूबा अपना अपना बनाता रहेगा और अपने अपने निसाब पे चलाता रहेगा, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें, लोकलाइजेशन के मामला हैं। इस अहम मामला से चश्मपोशी करके इक़्तिदार के हसूल के लिए और पावर एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि एलीट का पावर क्लब है, ये एक्सरसाइजिंग क्लब है ये, तो वो एलीट जो है ना अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर को। अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, ट्रिकी सूरत हाल है। नंबर पूरा करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग कर रही हैं। यहीं पर आपने देखा कि रियासत की नुमाइंदगी करने वाली जो सीटें हैं उसके हसूल के लिए डायलॉग किए जा रहे हैं। कहीं पर किसी को बिल्कुल ही साइड लाइन करने के लिए भी बातें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह ये तहरीके इंसाफ को साइड लाइन ही किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच रेहाम हाशमी साहब, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में। खानजादा चटान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें ज्वाइन कर। तैमूर मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तैमूर साहब, ये जो ऑडियो वीडियो आ रही है इसकी कानूनी हैसियत है? ये एतराफ़ तो नहीं है एक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं समझता हूँ कि अब तो ये ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स उस नैच पे चली गई हैं जहाँ पे आवाम हर चीज़ के ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ चुकी है और देख रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो 2023 का इलेक्शन था, ये आवाम ने ना सिर्फ इसमें अपना भरपूर पार्टिसिपेट इसलिए किया कि वो तंग आ चुके थे इस निज़ाम से, इस निज़ाम की जो इसकी जितने भी ऑर्ड्स हैं उससे, और उन्होंने इस लिए वोट दिया था कि वो चाह रहे थे कि जो उनका मैंडेट है और जिस पार्टी के साथ वो खड़े हैं उस पार्टी को सामने लेके आया जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो लीक्स देख लें, आप कमिश्नर पिंडी की स्टेटमेंट्स देख लें, आप कामरान टसोरी साहब का देख लें, आप पंजाब के अंदर बेशुमार ऐसे और भी, मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो काफ़ी बहुत सारे इलेक्शंस के बाद इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने एक सवालिया निशान बना दिया 2023 के इलेक्शन में। क्योंकि हमारा ये नारा था कि हमने ये इलेक्शन इसलिए करा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आए, और किसी भी मुल्क की माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि आप उस मुल्क के अंदर पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर इस 2023 के इलेक्शन ने तो मज़ीद इसको डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि हमें सोचना चाहिए और बाब इख्तियार के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो ये सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमने करना क्या है। सायरा बानू साहिबा, आपने ये क्वेश्चन किया, रेस किया कि भाई आप इत्तेहादी थी साबका हुकूमत की भी, उसमें MQM भी इत्तेहादी थे। क्या किरदार के ऊपर आपने बात की? क्या किरदार रहा MQM का? आपने क्या देखा उस वक्त? आपकी आवाज़ जो है ना ब्रेक हो रही है। मैं खानजादा चटान साहब की तरफ जाता हूँ। चटान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। ये आज गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की भी एक वीडियो आई, इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी आई। मुस्तफ़ा कमाल ने तस्दीकी स्टेटमेंट भी जारी किया, ओन किया कि ये मेरी ही वीडियो है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो दुश्मन है हमारे, उसमें हमने उनकी शनाख्त कर ली है, वो हमारे दरमियान में ही लोग बैठे हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि ये क्या माहौल बनने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस पे मैं क्या कह सकता हूँ, इस पे तो MQM वाले कुछ कह सकते हैं, उस पे तो जिन लोगों की वीडियो लीक हुई है वो कुछ कह सकते हैं। गवर्नर ने तो कह दिया कि वीडियो उन्होंने भी तस्दीक किया और सबने तस्दीक किया कि ये हमारी वीडियो है। तो इनसे पूछा जाए, वो इस पे बेहतर बता सकते हैं, हम इस पे क्या कह सकते हैं।
नहीं, मैं आप पीपल्स पार्टी के हवाले से वो बातें कर रहे हैं वीडियोस के अंदर, बड़ा क्लियर वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है कि एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है। वो खुद पीपल्स पार्टी के हवाले से जिक्र कर रहे हैं। ये तो वो कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा है। हमसे तो तब पूछा जाए जब हम कहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई स्पोक्समैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर, कोई लीडर कोई बात करे कि एमक्यूएम का जो मैंडेट है वो 100% जाली है। वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट 100% जाली है। वो तो खुद से कह रहे हैं कि पहले हमें 7 सीटें मिली थी, लेकिन वो हमारे वो वोटर्स की सीटें थी। इस बार तो हमें एक वोट भी नहीं मिला है, एक सीट भी नहीं मिला है। तो इसके बारे में टोटली एमक्यूएम से पूछा जाए। पीपल्स पार्टी के तहफुजात हैं कराची में, पीपल्स पार्टी के तहफुजात मौजूद हैं कराची में। हमारे तो पूरे मुल्क में पूरे इलेक्शन पे तहफुजात है। हम तो तहफुजात के साथ जा रही हैं। हमारे तो 2018 में भी तहफुजात थे। बाकी पार्टियां असेंबली में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हमने सबको राजी कर दिया कि हमने सिस्टम को चलाना है, हमने सिस्टम को आगे बढ़ाना है। तो हम तो तहफुजात के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मसाइल का हल जो है वो किसी और चीज में नहीं है, वो जमहूरियत में है। और मैं नहीं समझता हूँ कि रातों रात, ये दावा भी मैं नहीं कर रहा हूं कि पाकिस्तान का जो जमहूरियत है वो बहुत शानदार जमहूरियत है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि रातों रात ये चीजें ठीक नहीं हो सकते हैं। ये हम इस सिस्टम को चलाएंगे तो फिर इसमें से जो है ये चीजें निकल जाएंगे और ये साफ भी होगा, शफाफ भी होगा। आप स्टार्ट में देख ले इंडिया का, आप देख ले, आप बरतानिया का जो चैंपियन है जमहूरियत का, वहां पे आप देख ले। तो शुरू में ये सारी चीजें जो आपको पाकिस्तान में नजर आ रही है ये वहां भी थे, लेकिन जब हमने वहां पे लोगों ने सिस्टम चलाया, जमहूरियत चलाया, तो खुद ब खुद इनसे वो चीजें निकल गए। हमारे पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी चीजें ऐसे थे पहले जो आप उस पाकिस्तान की सियासत में नजर नहीं आ रहे हैं। तो हम तो इसके फेवर में है कि सिस्टम को चलाए, सिस्टम चलाएंगे तो ये चीजें ठीक हो जाएंगे। और तहफुजात तो हमारे हैं, हमने तो बरमला कहा है कि हमारे तहफुजात इलेक्शन पे हैं, हमारे मैंडेट पे डाला गया है। केपीके में आप आके देख ले कि जहां लोग नहीं थे इससे दुगना वोट पुल हुआ है। मेरे हल्के में बाजोड़ में इन दिनों में लोग कराची जाते हैं, लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। पोलिंग स्टेशन खाली थे और जब नतीजा आया तो इसमें नतीजा वो पोलिंग स्टेशन के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो तहफुजात तो हर जगह पे हैं और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ये सिर्फ ये ना कि इलेक्शन हो बल्कि इलेक्शन साफ और शफाफ भी हो। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक के ऊपर जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जीडीए की सायरा बानू साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सायरा बानू साहिबा किरदार की बात कर रही थी एज ए इत्तेहादी एमक्यूएम का, आपके साथ ही वो रहे हैं इत्तेहादी, यानी उस हुकूमत के इत्तेहादी थे जिसकी आप भी इत्तेहादी थी। क्या किरदार रहा है एमक्यूएम का उस वक्त? किरदार हर चीज में काफ लीग हो या एमक्यूएम हो, ब्लैकमेलिंग का किरदार रहा है। अभी आपने ऑडियो लीक को पूरे टिसोरी वाली साहब की गौर से सुनी नहीं और उसके वो नहीं सुनी कि मतलब उनको मसला ये है कि गवर्नर नहीं बनाया जा रहा है। और मैं तो ये समझती हूँ कि ऑडियो लीक्स भी उन्होंने खुद ही करवाई, सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए या कोई ऐसी बात करके हमदर्दी लेने के लिए कि देखे जी इनके साथ हमेशा ये ज्यादती होती आई है। बाकी इन्होंने वडेरा शाही उसका जिक्र किया, तो मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पर अगर सिंध में 500 एकड़ वाला वडेरा ना कहलाएगा तो क्या वह लोगों को बोलेगा कि मुझे भंगी बोलो? बाकी वो वडेरे, वो वाले जो वडेरे जो सुनते होते थे पहले, अब तो वो खत्म ही हो गए। अब तो यहाँ पर सिंध में एक उनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि 9 दौलती हैं। बाकी जब इनके पास इक़्तिदार था तो इन्होंने अपने लोगों को क्या दिया? इन्होंने अपने लोगों को पान, गुटखा, छालिया, क्लाशनकोफ कल्चर दिया। मेरा भाई निजी जेलों का जिक्र तो कर रहे हैं मगर अकूबत खाने भूल गया। वो दौर मैंने भी देखा हुआ है, हमारा बचपन भी वहां पर कराची में गुजरा है कि जिस वक्त कर्फ्यू होते थे और जिस वक्त ये हथौड़ा ग्रुप और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप चल रहे होते थे। हाँ जी, वो पता नहीं फलाना टुंडा तो वो लंगड़ा तो वो माधुरी और ये सारा दौर हमने देखा भाई, ये कोई आसमान से नहीं आया। और अगर ये अपने आप को एक चीज से अलग करते हैं तो ये इनकी वीडियोस भी हैं, गले मिल के ये बच्चे बोलते थे अपने आप को। मुस्तफा कमाल साहब जब अलग से मतलब डॉल्फिन एक वोट भी ना ले सकी और जब डॉल्फिन ने उस समंदर में जाकर मगरमच्छ के साथ दोस्ती कर ली तो डॉल्फिन को वोट मिल गए, पूरे कराची में वोट मिल गए। पीडीएम की गवर्नमेंट में रहने के बाद तो इनका ग्राफ इतना नीचे आया है कि मैं तो हैरान हूं कि इनको वोट की इनको सीट कैसे मिल गई। और वो बात सही है कि 2 सीटें और एक्स्ट्रा मिल रही थी तो इन्होंने फोन करके बोला कि भाई वो इलाका हब में आता है, हम उधर खड़े नहीं है।
तो अब जो मसला है वो गवर्नरशिप का है जी। और पोर्ट एंड शिपिंग वजारत का है, क्योंकि ये जिस हुकूमत में आती है कोई अवाम का दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोर्ट एंड शिपिंग चाहिए। मुझे नहीं पता वहां से क्या जिन्हें मजा है जी निकालते पोर्ट हैं एंड बच्चे- शिपिंग में? पोर्ट एंड शिपिंग में पता क्या नहीं मजा क्या है? है। गवर्नरशिप के अंदर क्या मजा है, ये जरा थोड़ा सा बताएं तो सही। बस गवर्नरशिप में तो गवर्नरशिप के लिए तो इनको वो क्या कहते हैं, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कामरान टिसोरी साहब जिस तरीके से गवर्नर बने थे और जो बातें गर्दिश कर रही थी, ये सारे जो मामलात है वो तो भाई उन्होंने ही तय करवाए हैं कि भाई उन्होंने तय करवाए हैं। और बाकी पोर्ट एंड शिपिंग में पता नहीं है, बाबर गौरी साहब से रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि वो रह चुके हैं कितनी दफा वजीर, और वो कहते हैं ना कागजात को आग भी लगती रही है रिकॉर्ड को, तो ये पता करना पड़ेगा कि वहां पर क्या निकलता है ऐसा। तो ये जो सारी जंग है वो पोर्ट एंड शिपिंग की है। आपने सुना नहीं कि उन्होंने कहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लो, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी। पहले अमीनुल हक साहब को आईटी मिनिस्टर बना दिया था, वो इनके किसी काम का नहीं था, तो वो अपने लोग ही बोलते थे कि कभी कंप्यूटर ऑन करवा कर देख लें। तो बात सिर्फ यहाँ पर वजारतों की है, स्टेक लेने की, आवाम नहीं है। अगर आवाम होती तो अपने नौजवान नस्ल इन्होंने यहाँ पर मारी ना होती। और भाई अब माफी के साथ कि अब मे भी ये लोग ना हो, मगर बोरी बंद लाशें तो हमने भी सुनी नहीं है। एएनपी के झगड़े सुने हुए हमने, एक दिन एक का बंदा, दूसरे दिन दूसरे का बंदा, वो सारा कल्चर देख के तो अब हमें भी समझ आ गई है कि ये ताने बाने कहाँ मिलते हैं। वही कहते हैं ना कि बाज दफा जिस जमात को खत्म करना होता है, तो मैं 12 एक फिक्रा कहती हूँ कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? पैदा कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको खत्म करने और कुचलने के लिए रियासत का भी बेड़ा गर्क करते हैं। आपके सामने ही जो सारा कुछ है, और ये कौन है इसमें जो बड़ा आवाम का सोचता है? कल 7 रुपए यूनिट महंगा हो गया है, और जाकी बात कर रहे हैं। बस सिर्फ 1 मिनट के शुक्रिया मुबारकबाद दूं कि ट्विटर थोड़ा बहुत काम करना शुरू हो गया है। बस अब देखें, अल्लाह पाक इमरान रियाज खान की भी हिफाजत करे और असतूर की भी हिफाजत करे। कौमी असेंबली का इजलास भी बुला लिया, आपसे मौका नहीं मिला, आपको मुबारकबाद भी देनी थी। मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब भी बन गई हैं और कौमी असेंबली का इजलास भी कल से शुरू हो रहा है, आप मिस कर रही हैं? देखिए, मेरे साथी होते तो मैं बहुत मिस करती, मेरे साथी वहां पर नहीं। और बाकी ये कि वहां पर अगर पहले भी जाकर जिस किस्म के हालात थे अवाम के, तो कोई डिलीवर कर ही नहीं सके। ये 2-4 रोड्स या नालियां गटर बनाने से कोई एमएनए एमपीए नहीं बन जाता। बाकी ये जो पहले ये भी इजलास हो रहा है, ये भी गैर कानूनी जबरदस्ती बुलाए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सदर साहब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पहले आर्टिकल 6 इलेक्शन कमिश्नर पे लगाएं कि जो पंजाब और केपी में गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमतें चली हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो सहाफियों की जबरी अगवा और एक पार्टी से उसका निशान ले लेना, ये किस मुंह से आर्टिकल और सजा देने की बात करते हैं? अब जल्दी जल्दी है इनको के तरीके से बंदर बांट कर लें, और जो आईएमएफ से जो कर्जा लेना है उसको भी ठिकाने लगाना है। बजट आना है, अरबों का बजट राइट करना है। वो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं जी, फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि फॉर्म 45 वाले बाहर हैं और फॉर्म 47 वाले अंदर इजलास में होंगे। 47 वाले अंदर है। वो किसी शादी में होता है ना, बाज दफा कोई बहुत सारे लोग हो तो वो पूछते हैं तुम दूल्हा वालों की तरफ हो कि दुल्हन वालों की तरफ से हो। तो असेंबली में भी लोग पाए पूछते गए हैं कि तुम फॉर्म 45 वाले हो या 47 वाले हो। तो जी 45 वाले तो हम बाहर बैठे में, 47 वाले अगर हल्फ लेते हैं तो मर्जी उनकी हो, जो उनको कर रहा है ये सारा निजाम। तो फिर निजाम इतना चलेगा तो नहीं, फिर देखिए आगे क्या होता है। मैं चटान साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले तैमूर मलिक साहब, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। मैं चटान साहब से भी मैंने बड़ी अहम बात करनी है। तैमूर मलिक साहब, फॉर्म 45 तो आपके पास भी है, तो आप भी कल इजलास में जा रहे हैं? देखें जी, कितनी बदकिस्मती की बात है कि एक एमएनए की सीट के ऊपर 58,000 की रावलपिंडी की NA 54 की सीट है, और 45 के फॉर्म के ऊपर वो जीती हुई सीट थी। 47 में वही सीट 12,000 से हरा दी गई। ये सिर्फ कहानी सिर्फ एक NA 54 की नहीं है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान, पिंडी डिवीज़न और झेलम, चकवाल, इसके अलावा गुजरात, आप सेंट्रल पंजाब चले जाएं, ये हर जगह की यही स्टोरी है। और जहाँ तक बात मरियम बीबी की है, तो जिसने हलफ लिया, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, काश अल्लाह करता कि वो अवामी मैंडेट के ऊपर हलफ लेती और मुंतखब हो के आई होती तो हमें खुशी होती, क्योंकि हमारा भाई जो मैर शराफत वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह उसने कम अज़ कम मरियम नवाज़ को सीट के ऊपर 8,000 वोटों से हराया हुआ है, और फॉर्म 45 के ऊपर वो वोटें उनकी मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से
कि मरियम साहिबा ख़ुद जो हलफ ले रही हैं वो फॉर्म 47 वाली वज़ीर आला हैं। जिस दिन वो अवामी मैंडेट वाली वज़ीर आला होंगी तो हमें भी फ़ख्र होगा कि खातून वज़ीर आला आई हैं, हम उनको मुबारकबाद भी देंगे। लेकिन ये जो जेली मैंडेट के साथ पंजाब असम्बली बनाई गई है, इसके ऊपर बिल्कुल इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि आप ख़ुद देखें कि नेशनल असम्बली का इजलास बुला लिया गया, आपने अभी तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं किया, तो खुद गैर आईनी काम कर रहे हैं, खुद गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और सदर साहब को, जो कि मैं समझता हूं कि इस वक्त एक वही उम्मीद की किरण बन के रह गया कि लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो अंदिया दे दिया है कि सदर साहब फारिग होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, यानी उनको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। ये तो अब इनके हाथों में है, जिसके साथ चाहें ये जो मर्जी कर लें, हम तो इनको बस कुछ कह तो नहीं सकते। ताकतवर के आगे बंदा मुजामत भी नहीं कर सकता, और ये तो इतने ताकतवर हैं कि ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। चट्टान साहब, कल कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, ऑपोजिशन कैसी होगी? खुद भी आप असम्बली के बड़े सरगर्म मेंबर रहे, सख्त ऑपोजिशन होगी, क्या समझते हैं? और मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ कहती है कि सब इजलास ये गैर आईनी है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में अपोजिशन जितनी तगड़ी होगी, इतना अवाम का फायदा है, इतना मुल्क का फायदा है, इतना रियासत का फायदा है। लेकिन बशर्ते ये कि अपोजिशन बराए अपोजिशन नहीं हो, अपोजिशन बराए तनकीद नहीं हो। अगर पॉजिटिव अपोजिशन हो तो ये तो हुकूमत के लिए बहुत बेहतर है, हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी हो जाती है अगर इसके अपोजिशन तगड़ा हो। अगर अपोजिशन ही नहीं हो तो इसकी कारकर्दगी सिपर रहती है। ये PAM 45 के बार बार लोग बात करते हैं, तो ये PAM 45 वही चीज है जो 35 पंचर का मसला था, जो फिर बाद में कहा गया कि जी ये तो एक सियासी नारा था, इसमें का हकीकत से तो कोई लेना देना नहीं था, हमने तो एक सियासी नारा लगाया था। PTI ने कहा था कि हम अपने वेबसाइट पे PAM 45 लगाएंगे। अभी आप जाके इनका उन्होंने जो वेबसाइट बनाया है PAM 45 के लिए, इसमें आप देख लेते क्या 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 उसने डाला है, कौन से PAM 45 इसके पास है। अगर PAM 45 आपके पास है तो आपको तो कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन ये सारा एक ड्रामा। चट्टान साहब, लोग हलफ उठा रहे हैं, लोग कुरान पाक लेके साथ फिर रहे हैं, फॉर्म 45 भी और साथ कुरान पाक भी, के ये हकीकत है। भाई कुरान पाक क्यों उठाए? कुरान पाक क्यों उठाए? क्या इस मुल्क में फैसले कुरान पाक उठाने से होते हैं या अदालतों से होते हैं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अदालतों में जाए अपने पाम पर। मैं भी इलेक्शन लड़ा था, मैं 2 हल्कों से लड़ा हूं। एक में NA से इलेक्शन लड़ रहा था, जो इलेक्शन से एक हफ्ता पहले एक कैंडिडेट की शहादत कैंसिल हुआ। एक PK से मैं लड़ा हूं। तो ये कहना कि PAM 45, अगर आपके पोलिंग एजेंट के पास PAM 45 है तो कोई भी आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता है, कोई आपको नहीं हरा सकता है, कोई आपकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। अगर किसी के पास है तो ट्रिब्यूनल के पास लाए, अदालतों में जाके लाए, अपना मुकदमा लड़े। चलो वहां भी नहीं, सिर्फ मीडिया पे लहराते हैं। उन्होंने कहा था कि हम अपना वेबसाइट बना रहे हैं, इस वेबसाइट पे हर हाल के कि हम PAM 45 दे देंगे। आप अपना रिसर्च टीम से कहें कि वो जाके PTI का वो जो वेबसाइट बनाया है PAM 45 के लिए, उसको थोड़ा सा विजिट करें, वहां पे देख ले कि उन्होंने क्या डाला है। तो ये PAM 45 का जो इश्यू लोगों ने बनाया है कि PAM 45 है, PAM 47 है, मैं नहीं कह रहा हूं कि दांधी नहीं हुई है, दांधी जरूर हुई है, जिस तरह के 2013 में दांधी हुई थी। लेकिन वो 35 पंचर वाला कहानी जो था वो झूठ था। जिस तरह 2018 में दांधी हुई थी, इस बार भी दांधी हुई है। लेकिन PAM 45 और PAM 47 का जो स्टोरी है, ये वो 35 पंचर से कम नहीं है। आखिर में आप जाके देख लेंगे कि वो सारा ड्रामा था। तैमूर साहब, फिर 35 पंचर वाली बात आ रही है, चट्टान साहब ने बड़ा पॉइंट उठाया है कि वही बात आ रही है जी, 35 पंचर। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अखुनज़ादा साहब ने जो बात की है ना, इसी बात को लेके हम बैठ जाते हैं। और मैं इनको आज ऑन एयर इस चीज़ के ऊपर दावत देता हूँ कि ये हमारे ऊपर टाइम रखें, इनके ऊपर जिस वक्त चाहें, जब चाहें। हमारे पास इस वक्त नेशनल असम्बली की 80 सीटों के ऊपर तमाम रिकॉर्ड फॉर्म 45 का मौजूद है, और हमारी जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं उसकी 97 सीट्स के ऊपर हमारा फॉर्म 45। जाके अपना वेबसाइट चेक कर ले। नहीं, वेबसाइट क्या, हम आपको आपके सामने वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। चट्टान साहब, हमारा वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, हमारे पास लीगल फाइल्स मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शन हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी रिट पिटीशन फाइल कर चुके हैं अलॉन्ग विद देयर फॉर्म 45।
अब हर कैंडिडेट अगर अपने फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के अंदर दे रहा है और उसकी फॉर्म 45 पूरे के पूरे नेशनल असेंबली के हल्कों के मौजूद हैं उनके पास, और ये भी नहीं कि सिर्फ उनके पास, उनके साथ जो बाकी सियासी जमातें हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी की ये बात नुमाइंदगी कर रहे हैं, जमात इस्लामी की, हमने साथ 3-3, 4-4 डिफरेंट जमातों के फॉर्म 45 साथ लगाए ताकि हमारा गलत हो सकता है, जमात इस्लामी के कैंडिडेट का गलत हो सकता है, पीपल्स पार्टी का गलत हो सकता है, या हम सारों के गलत हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के फॉर्म 45 ठीक है, या ये बात है या उनका गलत है और बाकी सारी जमातों के कैंडिडेट्स के फॉर्म 45 मौजूद है। तो मैं तो आज इस चैनल के तवज्जुह से इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी ये गुजारिश करता हूं कि ट्रिब्यूनल में ना लेके जाए। ट्रिब्यूनल में हमने कौन सा जाके वहां पे पिछले 4-4 साल 5-5 सालों से लोग जो है वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं फैसलों के, और हुकूमतें मुद्दत पूरी कर गई, हमें भी ट्रिब्यूनल के अंदर डाल के और फिर 5 साल हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक क्लियर ओपन एंड शट केस है। आप सिंपल एक फॉर्म 45 के ऊपर एक कमीशन बैठा दें, जो फॉर्म 45 लेके आए, अगर बाकी उम्मीदवारों के फॉर्म 45 एक दूसरे से मैच करते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑथेंटिक है। अगर दूसरी जमात का जो है वो मैच नहीं करता, इट मींस कि उसने फेक बनाया। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। अगर करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं, ना करना चाहें तो 5 साल कर सकते हैं। सायरा बानू साहिबा, ये फॉर्म 45 एक सेकंड जी, मैं एक मेहरबानी करके एक सेकंड मुझे दे दे। मैं अपना भाई से ये पूछता हूं कि आप जो दावा कर रहे हैं कि हमारे साथी तो कहाँ हैं, वही तो हम कह रहे हैं। तो हमारे पास मौजूद है ना फॉर्म 45। अब हमने इलेक्शन कमीशन को दिए हुए हैं। सुने ना ओ भाई, आप बात तो सुने ना। आप लोगों से सहाफियों ने जब बार बार पूछा, पार्टनर मीडिया ने आपसे पूछा कि ये कहाँ पे है, तो आप लोगों ने कहा कि इसके लिए हम वेबसाइट बनाएंगे और 24 घंटे के अंदर चटान साहब, हमने जो मैनेजमेंट के अंदर इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तमाम 45 तमाम कैंडिडेट्स ने वहां पे मौजूदगी उनकी जाहिर की थी, वो दिखाए थे। सर अब अदालतों में दे रही है फॉर्म 45 मौजूद है, तो फिर इलेक्शन कमीशन तो आपके हक में कोई फैसला अभी तक नहीं आया। अगर फिर हम भी यही चाह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन इसका जितना जल्दी हो सके फैसला करे। अगर ये ट्रिब्यूनल में केस चला जाएगा तो पिछले 5 साल ट्रिब्यूनल बने रहे, उन केसेस के फैसले अभी तक नहीं हो सके। जी चटान साहब, बात तो सुने, आप मेहरबानी करके दूसरे का भी सुन लिया करे। आप लोगों ने खुद दावा किया था कि हम वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट पे हमारे साथ हर हल्के की जितने हर हल्के का अलग-अलग फॉर्म 45 हम लगा देंगे। अभी तक आप लोगों ने नहीं लगाए। आप जो कह रहे कि कमीशन बनाए, मुझे बताइए आपका जो डिप्टी स्पीकर था इसके लिए स्पेशल कमीशन बना था? आपका कराची का जो मेंबरान थे इसके लिए बना था? 2018 में आपकी जो दांधली हुई थी, आप लोग स्पेशल पाकिस्तान क्यों चाहते हैं? पाकिस्तान तो एक है ना। ये आप लोगों का नारा था कि एक पाकिस्तान हो, सबके लिए एक हो। तो अगर दूसरे लोगों के जो दांधली के केस है वो इसका एक कानूनी तरीके से चल रहे थे, तो मुझे बताए आप लोगों के लिए स्पेशल क्यों दे दे, ये मुझे बताए। मैं चटान साहब आपसे सिर्फ ये सवाल करता हूं कि आप मुझे बता दें कि पिछले 5 साल में कौन से इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला किया है कि जिसमें किसी हारे हुए कैंडिडेट को जिताया गया है। किसी एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले का आप मुझे बता दें जो पिछले 5 सालों में हुआ हो और जिसमें किसी कैंडिडेट को जिताया गया हो। कोई एक फैसला बता दें इलेक्शन ट्रिब्यूनल का। भाई एक नहीं, 2018 में आप लोगों ने सारा के सारा जो था वो धांधली पे बनाया गया हुकूमत था। आप हमारे 11 बजे धांधली पे हुकूमत बनाई की थी। मुझे सायरा बानू साहिबा की तरफ जाना है, वो वेट कर रही है हमारा। 4 बजे हमारी पुरंगीजों को धक्के दे के बाहर निकाल दिया। लेकिन जो हमारे लिए तरीक़ाकार था इलेक्शन कमीशन का, हर एक के लिए है, वो आपके लिए भी है। आप कह रहे हैं कि नहीं, दूसरों के लिए जो पाकिस्तान का रूल्स रेगुलेशन है इसके मुताबिक करेंगे। लेकिन अगर पीटीआई का कोई केस आएगा तो वो रातों रात लगेगा, इस पे जल्द अज जल्द फैसला होगा। ये तो अजीब तरह का आप लोगों का मुतालबा है कि पूरा पाकिस्तान के लिए एक कानून होगा लेकिन पीटीआई के लिए दूसरा कानून होगा। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मुझे सायरा बानू साहिबा से बात करनी है। सायरा बानू साहिबा, ये फॉर्म 45 का मसला हल होगा? खानजादा चटान कहते हैं कि 35 पंक्चर वाला ही सीन हमें नजर आ रहा है, और ये कौमी असेंबली का इजलास है, ऑपोजिशन कैसी होगी, क्या नजर आ रहा है आपको? आज आपने केपीके में भी देखा क्या हुआ, क्या इधर क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? देखिए, वहां पर हकीकी मैंडेट था तो लोगों ने जश्न मनाया। हमारी सिंध असेंबली के बाहर आपने देख लिया है कि जो जुल्म का बाजार गर्म था, और वो जो कहते हैं ना कि औरत कार्ड खेलने वालों ने औरत के साथ क्या किया। बाकी आपने कहा मेरे सियासतदान भाइयों को क्यों नहीं समझ आती, एक लफ्ज है डिवाइड एंड रूल।
आप लोग आपस में लड़ते रहें, लेकिन जो असल मुहर्रकात है उसकी तरफ कोई निगाह नहीं दौड़ाएगा। वो एक शेर है, पता नहीं अब्बास साहब आपको पंजाबी समझ आएगी नहीं। जी जी, मैं आखिरी पंजाबी फिक्र हूँ है ना, सर, पंजाबी हूँ मैं। वो चानन हली भी फटिया नहीं, हजे भी रात काली है, ए हुण भी सानू केड़ा सुखे, हले भी सन 47 है। तो कहानी 76 साल की सन 47 से शुरू होके फॉर्म 47 पे खत्म हुई है। इतनी सी स्टोरी है। सन 47 से शुरू हुआ, फॉर्म 47 पे खत्म हुआ 2024 में। हम अभी तक वहीं उसी उसमें सब कुछ उसमें उलझे हुए। बाकी पहले भी तो गैर कानूनी गैर आईनी असेंबलीज चल रही थी, ये नंबर पूरे नहीं है। एक जमात का वो अब देखिए मखसूस नशिस्तों का भी मसला हल नहीं हुआ। इनको कौन सी जल्दी है, कौन सी जल्दी है, कौन से इन्होंने वो अपने मंसूबे मुकम्मल करने हैं, ऐसी कौन सी चीज है। फिर इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। जो ये पीडीएम सीजन 2 की कालक अपने मुंह पे मली गई है, तो इसका मतलब है कि मसला बहुत बड़ा है। मैं आपसे ही कंटिन्यू करूंगा, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद की खिदमत में हाजिर हूं। बैटरी खत्म। वेलकम बैक सारा बानू साहिबा, कंटिन्यू करिएगा। तो मैं यही कह रही थी कि ऐसी कौन सी चीज हासिल करनी है जो पीडीएम पार्ट 2 वाली, आई एम सॉरी अब मैं क्या बोलूं, कालक है जो आपने मलनी है हमने, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है। ये मतलब मुल्को कौम के मुफाद में कहा, ना इससे माशी इस्तेकाम आएगा ना सियासी इस्तेकाम आएगा। मियां नवाज शरीफ साहब आज पार्लियामेंट आए, उन्होंने कहा है कि इस्तेकाम आएगा जी, बिल्कुल आएगा, और हर हुकूमत को 5 साल चलने देना चाहिए। वो तो वैसे वजीर आजम बनने के लिए आए थे, लेकिन आज उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में शिरकत की है। शहबाज शरीफ साहब भी थे, पूरी पार्लिमानी पार्टी थी वहां पर, उन्होंने खिताब भी किया है। अगर करण अर्जुन का नाम इस्तेहकाम रख दिया फिर तो पले चलाते रहे, आएगा इस्तेहकाम आएगा। अगर किसी बंदे का नाम है तो मे भी उसने बाहर से आना हो, वो तो आएगा। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। आधी से पार्टी बाहर है। हम लोग इस इलेक्शन को सिरे से मानते ही नहीं है। हमारी जीडी है, हमारे साथ बाकी मौलाना साहब की पार्टी भी है, और पीटीआई भी है, जमात इस्लामी भी है, जिन्होंने इस इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया कि ये है ही नहीं। तो आप मुझे बताएं तो फिर कैसे आपने, ये तो जोर जबरदस्ती और धांधली हुई ना, कि आप एक जबरदस्ती हुकूमत को वो जल्दी जल्दी उनको इक्तदार सौंप रहे हैं। ऐसी कौन सी चीजें, ऐसे कौन से मायदे हैं जो आप लोगों ने पूरे करने हैं, ऐसे कौन से वादे हैं जो आप लोगों ने पूरे करने हैं, कि जो इस मुल्क को इन अंधेरों में धकेल दिया है। कि कोई भी आज एक बच्चा क्या किसी गली में भी जाके पूछ ले तो वो भी आपको ऐसे ही कहेगा कि ये कोई इलेक्शन थे। और लोग तो अब कहते हैं धांधली नहीं धांधला था, इस चीज को माना जाता है। मैं अभी यहाँ पर आई हुई हूँ और यहाँ पर लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा छोड़ो अब क्या, तो उन्होंने कहा हमें पता है कि आप जीती हुई हैं। अदी हमें पता है, फॉर्म हम लेकर आए थे, हमें पता है कि आप जीती हुई हैं। इनके कहने से क्या होता है, मतलब आपको एक आम ऐसे गांव वालों की सोच या मैं बता रही हूँ। तो ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, ऑडियो वीडियो जमीर जगाने सुलाने पे हमें बेवकूफ समझा हुआ है। कोई ना कोई कभी एक हलवे पे आपका पूरा दिन जाया कर देते हैं कि कमीज के ऊपर हलवा लिखा हुआ था और उसके ऊपर जी हमारी मजहबी जमातें आ गई, और उसके बाद हम उस खातून को शाबाशी भी दे रहे हैं कि हाँ भाई तुमने बड़ा अच्छा काम किया, उस लड़की की जान बचाई। मगर उससे पहले वो खातून ने जो 6 महीने जुल्म बर्बियत का वो एक तूफान मचा रखा था सिंध में, वो नहीं, सिंध कह रही हूँ पंजाब में, वो किसी को नजर नहीं आया। पता ये हमें बेवकूफ समझते हैं, हमारे माथे पे चुगत लिखा हुआ है। कौन है, अब तो हर किसी की जुबानें खुल चुकी हैं। वही मैं बात है कि अगर ये कोई बोलता है कि ये पहले से शुरू हुआ था। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। तो कुछ इलाकों में देखिए खेल होती है ना, कोई बटेरे लड़ाता है, कोई मुर्गे लड़ाता है, कोई कुत्ते लड़ाता है। अब जिस कुत्ते लड़ाने वाले को कुछ और मिला नहीं तो उसने हम सबको लड़ा दिया। मैं चकवाल सेक्टर की बात कर रही हूँ। तो ये तो मैं उस वक्त भी उनको बोलती थी, बेटा अपने आप को इंसान समझो। मैं असेंबली में होती थी, मैं बोलती थी इंसान समझो। उनको तो लड़वाने का शौक है, नहीं पहुंच सके होंगे गांव में, तो उन्होंने कहा चलो ये जो बैठे हैं 342 इनको आपस में लड़ाते हैं। ये तो डिवाइड एंड रूल हो गया। सियासतदान किसी एक चीज पर तो बैठे। मौशी इस्तेकाम कैसे आएगा जब तक सारी सियासी जमातें, हमारी ये सहाफत, हमारी ये कानूनदान जो बैठे हुए, हमारी क्या मैं बोलूं, और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट सिर्फ नहीं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ये सब 5 बंदे एक टेबल पे बैठेंगे तब ये कहीं जाके, और इसमें ब्यूरोक्रेसी में भूल गई हूँ, तब इस मुल्क में जाके सियासी और माशी इस्तेकाम आएगा। हर किसी का अपना दायरा कार अलग होगा। ये नहीं कि सब मुंह उठाकर एक ही तरफ देख रहे हैं कि ये जो भी पावर का मंबा है वो यहीं से हमें पावर डिलीवर होगी या वो होगी। चट्टान साहब की तरफ जाना है। चट्टान साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं।
देखिए जी, एक बात तो मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा बहन शहरबानू साहिबा जो कह रही है कि उसको क्या दिए, तो जल्दी तो आइन को है। आइन कह रहा है कि 21 दिन के अंदर अंदर हल भी उठाना है और वजीर आजम का इंतखाब भी करना है। आइन ने ये आइन में भी लिखा है, आइन ने 90 दिन इलेक्शन कराने का भी कहा आइन का 91 सेक्शन 2 आप पढ़ ले या मैं पढ़वा दूं तो वो चटान साहब, आइन में तो 90 दिन के इलेक्शन का भी था, ये वो बता रही है। दलील गया हुआ था, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके आइन और कानून का सहारा, बाढ़ में जाए, दोनों चीजें नहीं है। शहरबानू, आप जो बात कर रहे थे मैं बहुत खामोशी से सुन रहा था। अच्छी बात नहीं है कि एक दूसरे के बात काटे अब खातून, इस वजह से मैं खामोशी से सुन रहा था। तो आप भी मेहरबानी करके खामोशी से सुन ली, फिर अपनी बारी पे जवाब दे दिए। दूसरी बात ये जो सब्रों का शहरबानू, देखिए मेहरबानी करके अपने बारी पे बात करें, फिर आप भी बात नहीं कर सकेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आपने आइन टूटा, दूसरी बात ये जो कर रही है कि अजीब बात है। चले शब्बीर, ये मैं जाती हूँ इसलिए अब्बास शब्बीर साहब, मैं ये आइन की बात नहीं सुन सकती। जो बंदा आइन मर चुका है उसको दफन होके हमने 40वां भी खा लिया, मैं उसकी बात नहीं सुन सकती। यहाँ पर कोई आइन नहीं है, सिर्फ आइन की किताब में लिखा है। आप बिल्कुल नहीं सुने, आप बिल्कुल नहीं सुने। और दूसरी बात इन्होंने जो किया कि जीडीए को शिकस्त हुआ है, तो मुझे आप ये बताए जीडीए ने जीता कब है? बल्दियाती इलेक्शन आप लोगों ने जीता था, आप लोगों को तो कौम ने हमेशा से मुस्तरद किया है। आप क्या 45 और 47 की बात करते हैं? आप लोग तो 1-1 लाख वोटों से हारे हैं, 1-1 लाख वोटों से हारे हैं। वो 45-47 तो कोई 2-3 हजार का मसला हो तो हो जाता है। मैंने अभी तक देखा नहीं है कि कोई 1 लाख लीड से हारता है और वो भी दावा करता है कि मेरे साथ धांधली हुई है। आप लोगों के साथ धांधली नहीं हुई है, आप लोगों ने सिंध के अवाम का खिदमत नहीं किया है। सैलाब आ गए, आप लोग कहाँ पे थे? कोविड आ गया, आप लोग कहाँ पे थे? आप लोगों ने कभी सिंध के अवाम का इलेक्शन की सेवा पूछा भी नहीं है। आप लोगों को तो हमेशा से सिंध के अवाम ने मदद किया है। कब आप लोग जीते हैं? आप लोगों के लिए आप लोगों का मुतालबा क्या है? आप लोगों का मुतालबा ये है कि हमारे लिए धांधली क्यों नहीं हुई? आप लोग तो धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकते हैं। अवाम ने तो हमेशा से आप लोगों को मुस्तरद किया है, तो आप क्या कह रहे हैं कि धांधली हुई है? 2 लाख और 1 लाख लीड के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है। तो धांधली जब यहाँ पर पूरा का पूरा इलेक्शन खरीदा हो, जिस वक्त पैसे दिए हो, बलोचिस्तान की हुकूमत बनाने के बाद बलोचिस्तान में जब साइन करके अपने जखीरे देने हो तो डील एजीसी को तो बोलते हैं, डील को थोड़ी थी। अवाम ने हराया है, 1-1 लाख लीड से हराया है, 1-1 लाख लीड से, और कोई पहली बार नहीं हराया है। हमेशा से आप लोग हार चुके हैं। मुझे बताएं कब आप लोग जीत चुके हैं? मुझे वो तारीख बताएं। चटान साहब, मैं जरा तैमूर मलिक साहब की तरफ, सायरा बानू साहिबा, डिक्टेटर की जरिए आ जाती है। मैं तैमूर मलिक साहब की तरफ जाना चाहूंगा। तैमूर मलिक साहब, मखसूस रिश्तों का मामला लटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाने का आपकी पार्टी ने ऐलान किया है। फजलुर रहमान साहब भी आपके साथ। मैं इस पे गुजारिश करूंगा। देखें जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज चटान साहब की गुफ्तगू से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं तो समझ रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक नजरियाती जमात थी और पीपल्स पार्टी ने हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लिया है। और पीपल्स पार्टी ने जितना अपने आप को ग्रास रूट लेवल पे अपने वोट बैंक को कैश किया, वो वक्त की जरूरत थी कि उन्होंने उन तमाम बड़े बड़े बुर्जों के खिलाफ खड़े हुए, उन तमाम तर अमरीयत के पौधों के खिलाफ खड़े हुए जो उस वक्त पीपल्स पार्टी के मुकाबले में थे। आज 1.5 साल की पीडीएम में चटान साहब की तो वही जुबान है कि जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के किसी MNA की जुबान होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे से बात कर रहा हूँ। इनको ये बात माननी चाहिए और ये इनकी पार्टी का ये इनसे पूछें कि इनकी पार्टी ये बात कहती है कि जितनी धांधली इस इलेक्शन में हुई है उससे पहले किसी इलेक्शन में वो धांधली हुई नहीं। और आज रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो 90 दिन के अंदर, आइन के अंदर वाजे लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं। 1.5 साल पंजाब के अंदर एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बैठा रहा जिसका काम था 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराए और घर को जाए। वो कभी शहबाज स्पीड की तरह अंडर पासिस के इफ्तिताह कर रहा है, कभी दुबई के बैरून मुल्क दौरे कर रहा है। उसके 1.5 साल के बैरून मुल्क दौरों की आप तफसील लगाएं तो आपको लग पता जाएगा। तो ये आइन सिर्फ वो है कि जो अवाम का गला काटने के लिए इस्तेमाल हो, वहां पे आइन है। और जहां पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। चटान साहब, सायरा बानू साहिबा, तैमूर मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शौकत यूसुफ
जई साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।